आज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का टेस्ट पेपर डिस्कस करना था, लेकिन कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है इसको नेक्स्ट क्लास के लिए शिफ्ट कर देने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा, और जिन लोगों ने अभी भी नहीं दिया है वो पेपर दे देना। अभी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, आज की क्लास में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे, क्या क्या पोर्शन था, क्या क्या चीज है, और उसके बाद जो है आगे चलेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चैप्टर जो है कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें दिक्कत आती है बच्चों को। इसमें कुछ पोर्शन जो है डिलीट भी है, वो भी देखेंगे हम लोग। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ पहले बेसिक टर्म्स है जिसको हम लोग को फटाफट कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला टर्म है फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज की बात आएगी तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? ऑल करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए गिवन कंट्री, वो फॉरेन एक्सचेंज होगा। तो ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, सिंपल डेफिनेशन। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी? द रेट एट विच currency of one country can be exchanged with the currency of the other country, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। सो इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ए करेंसी एक्सप्रेसेस एक्सटर्नल वैल्यू और परचेजिंग पावर, इसे मार्क करेंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ए करेंसी, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ए करेंसी जो है वो परचेजिंग पावर डिनोट करता है। देयर आर एज मेनी एक्सचेंज रेट एज देयर आर foreign currency. Stability in exchange rate is one of the important factors which indicate economic stability of a country. Earning from export and payment for import are directly affected by the foreign exchange rate. Export की earning और import की payment यह आपका foreign exchange rate से depend करेगा। Foreign exchange market क्या है? The market in which currency of different countries are converted, exchanged or traded for one another is called the foreign exchange market. और foreign exchange market कोई physical place नहीं है, it is a network of communication system। वही है, इसके नीचे आ गया है, it is not any physical place but is a network of communication system which connect the whole complex of institution. It includes bank, specialized foreign exchange dealer, specialized foreign exchange dealer, broker and official government agency through which currency of one country can be exchanged for that of the another, वो हमारा foreign exchange market कहलाएगा। तो foreign exchange market जो है network of communication है। It consists of bank, specialized foreign exchange dealer, broker, official government agency। जहां पे foreign currency convert हो सकती है, एक्सचेंज होती है या ट्रेड होती है, वो सब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगा। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन बेसिक फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। वन लाइनर मैंने लिखा है। ट्रांसफर फंक्शन में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करती है? रेफर टू ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर बिटवीन कंट्रीज। जैसे मान लीजिए अमेरिका में मैंने गुड एक्सपोर्ट किया, अमेरिकन बायर से मेरे को जो पेमेंट आएगी तो उसका नेटवर्क क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू ही पेमेंट आएगी। जो मेरा अमेरिकन बायर है वो अपने बैंक में से फॉर कि अमेरिकन एक्सप्रेस में मैंने $50,000 का कंसाइनमेंट सेल किया, तो $50,000 जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को कहेगा कि मेरे जो सप्लायर्स हैं इंडिया में उसको आप ये ट्रांसफर कर दो $50,000। वो सप्लायर्स को ट्रांसफर करेगा $50,000,
सप्लायर्स के यहाँ पे एसबीआई अकाउंट है, वहां $50,000 आएगा, और एसबीआई जो है अपने कस्टमर के अकाउंट में वो $50,000 को इंडियन रुपीज में INR में कन्वर्ट करके उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। क्रेडिट फंक्शन में क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन के समय जब हम एक्सपोर्ट ऑर्डर मेरे पास आया तो मेरे को उस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए प्रोडक्शन वगैरह करनी है, फंड मेरे को चाहिए, तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज ऑर्डर एंड द बैंक गारंटी गिवन बाय द बायर, मैं जो हूं उसको उसके बेस पे मैं बैंक से लोन ले लेता हूं कि मैंने $50,000 का जो है ऑर्डर मेरे पास आया है, अगर इंडियन रुपीज 70 रुपीज पर डॉलर की अगर बात करें तो 35 लाख या 35 लाख का जो है ट्रांजेक्शन है, मैंने कहा 35 लाख का डील है, इसके अगेंस्ट में मेरे को कुछ आप पेमेंट एडवांस कर दो, तो दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट फंक्शन। तो रेफर्ड ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट चैनल फॉर फॉरेन ट्रेड करने के लिए हमारे को लोन वगैरह चाहिए, तो वो भी जो है फॉरेक्स मार्केट जो है वो करती है। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हेजिंग फंक्शन क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज में अनसर्टेनिटी रहती है। जैसे मान लीजिए कि $50,000 है, आज जो रेट है 70 रुपीज पर डॉलर है, लेकिन मेरे अकाउंट में वो पैसा जो है बायर जो है वो कब भेजेगा, जब उसको गुड्स मिलेगा। इन सब में 2 महीने लग गए, तो 2 महीने बाद जब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तो वो $50,000 आया, उसको जो है उस दिन का जो रेट होगा, से फॉर की 60 रुपीज पर डॉलर है, तो 60 रुपीज के हिसाब से वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा एसबीआई बैंक। इसमें हमारा जो रिस्क है कि एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको मिनिमाइज करने के लिए या उसको एसर्टेन करने के लिए कि कितना रिस्क हो सकता है, हमने बैंक के साथ एक हेजिंग फंक्शन के द्वारा हेजिंग करवाया। तो हेजिंग जो है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर डेट का। आज जैसे हम लोग जो है 19 दिसंबर में है, मान लीजिए कि 19 फरवरी को मेरे को अमाउंट आएगा मेरे अकाउंट में, तो 19 फरवरी का रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, मैं अपने बैंक को कहूंगा मेरे को हेजिंग कराना है, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। 19 फरवरी का जो रेट होगा, मान लो बैंक ने कहा 72 रुपीज पर डॉलर होगा, मैंने वो हेजिंग करा लिया। अब जो है उस दिन फॉरेन एक्सचेंज 19 फरवरी को से फॉर की 67 रुपीज होगा, तो मेरे अकाउंट में 72 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से क्रेडिट होगा। अगर 78 हो जाएगा तो भी मेरे को 72 का ही होगा। तो ये जो है गेन या लॉस जो भी होगा वो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग जो है ये पर्टेन टू प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फॉरेक्स रिस्क। हेजिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डिजाइन टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ लॉस। तो ये 3 बेसिक फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। तो ये फर्स्ट पेज था, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। उसके बाद एक्सचेंज रेट के जो टाइप है, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल, मैनेज, फ्लोटिंग। फिक्स रेट सिस्टम क्या है? द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली डिस्कवर्ड एंड फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इट्स कॉल्ड द फिक्स एक्सचेंज रेट। मेरिट, डिमेरिट, यहाँ पे जो है कौन फिक्स करेगा? ऑफिशियली डिस्कवर्ड एंड फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसकी मेरिट डिमेरिट सभी रहने दें। allowed freely to float and demand and supply of forex से determined होगा, तो determined by the demand and supply of forex, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइंड होगा, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। Under this system, central bank without intervention allow the exchange rate to adjust so as to equate the supply and demand of foreign currency. The foreign market is busy at all time by change in the exchange rate. फिर आपका मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डिमेरिट्स जस्ट गो थ्रू करना है, इससे क्वेश्चन नहीं आने का है। फिर है आपका मैनेज फ्लोटिंग, डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल बैंक जो है, मतलब गवर्नमेंट ऑन थ्रू सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करेगी, इज ए की पार्टिसिपेंट टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ करेंसी। अगर कोई एक्सट्रीम एप्रिसिएशन
या डेप्रिसिएशन होगा, तो आपका सेंट्रल बैंक जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए डिफरेंट मेजर अडॉप्ट करेगी। इट इज बेसिकली हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसमें जब है कि एक मैनेजेबल लिमिट तक सेंट्रल बैंक इंटरफेयर नहीं करेगा, अगर उससे ज्यादा हो गया तो वही लिखा नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवेन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट to restrict the fluctuation in the exchange rate within certain limit. The aim is to keep exchange rate close to desired target value. For this, the central bank maintain reserve of foreign exchange. ये 3 सिस्टम है। इसके बाद फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का जो डिफरेंस है उसको एक बार पढ़ लीजिए, जो अभी हमने देखा वही है। नेक्स्ट आइए, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। हालांकि ये आपका डिमांड ऑफ फॉरेक्स, सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, डिटर्मिनेशन के बारे में तो है कि शायद नहीं है, लेकिन डिमांड फॉर फॉरेक्स क्या होगा? इट इज डिमांडेड फॉर ए फॉलोइंग रीजन: टू परचेज गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, टू परचेज फाइनेंशियल एसेट इन ए पर्टिकुलर कंट्री, टू सेंड गिफ्ट अब्रॉड, टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। ये सब आपका डिमांड फॉर फॉरेक्स की बात आती है। अब जो डिटरमाइन करते हैं प्राइस फॉरेन एक्सचेंज की, वो बिल्कुल वैसे ही डिटरमाइन करते हैं जैसे 11th में आपने इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ा था, जहां पे मार्केट की डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन पे डिसाइड होती थी। उसमें आप इस तरह का कुछ ग्राफ बनाए थे। ये आपका फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है, शेप और की डॉलर की डिमांड है, और ये डॉलर की सप्लाई है। जहां ये कट करेगी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इस पे जो प्राइस प्रिवेल करेगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। इसमें जो क्वांटिटी होगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बनेगी। डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को जहां कट की वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब इसी के बेस पे अगर हम देखें तो डिमांड फॉर फॉरेक्स हमारे इस कारण से, अब फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड पे एक्सचेंज रेट का और फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड का क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे देखिए, डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू द इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेक्स and foreign exchange rate, forex rate. When exchange rate decreases, it lead to increase in import because foreign goods become cheaper. ये सब आपको ध्यान रखना है। अब बोलोगे सर ये याद कैसे रहेगा? तो ये यहाँ पे मैंने इसको दिया हुआ है बॉक्स में कि डिमांड एक्सचेंज रेट अगर डिक्रीज करेगा तो इंपोर्ट आपकी इंक्रीज करेगी, और इंपोर्ट इंक्रीज करेगी मतलब डिमांड इंक्रीज करेगा। अगर आपको याद रखना है तो मैंने कहा कि ये जो एक्सचेंज रेट जो है या डॉलर की जो प्राइस है, रेट है, वो जिस तरह कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो वैसे ही होगा। तो अगर आपका रेट कम होता है, प्राइस कम होती है, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि डिमांड इंक्रीज होगी। तो आप इससे याद रखिए कि अगर आपकी प्राइस जो है वो एक्सचेंज रेट जो है वो आपका फॉल होगा, एक्सचेंज रेट जो है वो फॉल होगा, तो इससे आपका क्या हो जाएगा? आपकी जो है डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। नॉर्मल रूल है, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड फॉर फॉरेक्स जो है, डिमांड फॉर फॉरेक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और डिमांड फॉर फॉरेक्स इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा कि आपकी इंपोर्ट जो है
आप जो है इंपोर्ट बढ़ा दोगे, आप इस तरह रखेंगे तो एक्सचेंज रेट फॉल जब भी करेगी तो इंपोर्ट इंक्रीज करेगा। क्योंकि फॉरेन गुड्स बिकम चीपर, बिकॉज फॉरेन गुड्स बिकम चीपर। तो लीड इन इंक्रीज, क्योंकि फॉरेन गुड्स जो है वो अब आपकी चीपर हो गई। याद रखने के लिए आप ऐसे रखो कि जिस तरह किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, तो प्राइस अगर एक्सचेंज रेट कम होगा तो डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज होगा। डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो चार चीज है ये हम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ज्यादा हो रहा है। फाइनेंशियल एसेट इन पर्टिकुलर कंट्री जो है परचेज वो ज्यादा हो रहा है या गेट कर रहा हो, ये आपका इंपोर्ट ही तो है, इंपोर्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। उसी तरह सप्लाई उसका रिवर्स है। When foreigner purchase home या Indian commodity goods service through export, when foreigner invest in home country through joint venture, currently demand speculation सब कारण है। उसमें भी आपको उसी तरह कि अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई इंक्रीज होगी तो आपका एक्सपोर्ट जो है वो भी इंक्रीज होगा। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब इंक्रीज होगी? जब आप एक्सपोर्ट करोगे तभी तो आपके पास इनफ्लो होगी फॉरेन एक्सचेंज की। तो मैंने कहा एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी तो आपको पता है सप्लाई इंक्रीज होगी। तो सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी? बाय इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट। बाकी इसको आप देखेंगे ये नॉर्मल से चीजें, इसमें कुछ इस तरह की बात नहीं है। फिर है कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, हालांकि अब नहीं आएगा इस साल, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो एक्सचेंज रेट पे क्या होगा? तो जैसे इक्विलिब्रियम प्राइस का था वैसे ही डिटर्मिनेशन होती है। ये जो पोर्शन है ये आपका 1 मार्क्स के लिए होगा। कुछ टर्म्स है जो 1 मार्क्स के लिए आपका आएगा। स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट ऑन द स्पॉट जो है, ऑपरेशन इज ऑफ डेली नेचर, इट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट और करंट मार्केट। द एक्सचेंज रेट दैट प्रिवेल्स इन दिस मार्केट, मतलब करंट मार्केट या स्पॉट मार्केट, इज नोन एज द स्पॉट रेट। तो एक्सचेंज रेट that prevails in the spot market या current market is known as the spot rate. नेक्स्ट है फॉरवर्ड मार्केट, जो हेजिंग वगैरह में करते थे। The market for forex for future delivery is known as the forward market. It covers transactions which occur at a future date. The exchange rate that prevails in a forward contract for purchase and sale of forex is called the forward rate. It is the rate at which the future contract for foreign currency is bought and sold. बाकी पैरिटी वैल्यू की बात है। पैरिटी वैल्यू क्या है? इन एक्सचेंज रेट सिस्टम, वैल्यू ऑफ करेंसी वन विल फिक्स इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इज नोन एज द पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी। जैसे मान लो कि मैंने कहा 10 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू INR के रूप में करें तो ये 50,000। 10 ग्राम इज इक्वल टू आपका $20,000 इज इक्वल टू 10,000 पाउंड सपोज, ये आपका। तो मेरे को अगर 5,000 INR है तो 5,000 या 100 से पर की 5,000 पाउंड है, मेरे को INR कितना मिलेगा? तो 10,000 पाउंड इज इक्विवेलेंट टू 50,000 INR। तो मेरे पास 5,000 है तो कितना मिलेगा? तो पैरिटी वैल्यू हो गई 50 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5,000। ये आपको रुपीज 25,000 आपको मिल जाएगी। ये आपका पैरिटी वैल्यू पोर्शन कहलाएगा। दिस इज द पैरिटी वैल्यू। दोनों को इक्विवेलेंट करना है।
So in a fixed exchange rate system, the value of currency will be fixed in terms of another currency or in terms of gold. This value is known as the parity value. मेरे पास 10,000 पाउंड है, 5,000 पाउंड है और मेरे को डॉलर चाहिए, तो कितना होगा, तो इसी प्रोपोर्शन में हम लोग जो है एक्सचेंज करेंगे। इसके बाद 2-3 टर्म्स है जिसको आपको करने की जरूरत नहीं है, NER, RER और रियल एक्सचेंज रेट। करेंसी अप्रिसिएशन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये इंपॉर्टेंट है। इफ एक्सचेंज रेट डिक्रीजेज फ्रॉम $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज to $1 is equal to 50, it is called decrease in exchange rate. It means Indian rupee has appreciated. तो ये इंडियन रुपी जो है अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि पहले $1 के लिए आपको 50 रुपए चाहिए, अब 40 रुपए में ही आपको $1 मिल जाएगा। तो करेंसी अप्रिसिएशन ये कहलाएगा। इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट डिक्रीज होगी। करेंसी अप्रिसिएशन होने से एक्सपोर्ट डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक गुड बिकम एक्सपेंसिव और इंक्रीज इंपोर्ट होगा। करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी और इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज होगा। डिवैल्यूएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और बाय द गवर्नमेंट। टाइम टू कभी-कभी गवर्नमेंट डिवैल्यू करती है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है under which all currency were defined in terms of gold, वो गोल्ड स्टैंडर्ड की बात है। यहां से ये फिर आपका इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और पेपर जो है, जिन लोगों का पेपर होना है प्री बोर्ड, वो पेपर आप लोग देख लीजिएगा। और शायद मैंने सैंपल पेपर भी डाला हुआ है ना, इसमें पहले ही सैंपल पेपर का लिंक आप लोग को दे दिया गया था। सैंपल पेपर भी देख लेने का है, क्योंकि कल जो कैश फ्लो का क्वेश्चन जो जयपुरिया में पूछा गया था, वो आपका सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन था, एज इट इज। देखा है आप लोगों ने, एज इट इज डिट्टो, वहीं से कॉपी पेस्ट था। कुछ स्कूल में कभी कभी क्या होता है, एज इट इज सैंपल पेपर से ही दे देते हैं। एक पेपर मैंने कैम्ब्रिज इंदिरापुरम का भी डाला है अभी रिसेंटली, कल परसों में, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। क्लासरूम में डाला गया है, कौन कौन देखे उस पेपर को? थोड़ा चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमैटिक डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट of a country is a systematic record of all economic transactions between the resident of a country, reporting country, and the resident of the foreign country during a given period of time.
यहाँ पे आपको बहुत क्लियर कट ये जो बात कही गई है, systematic record of all economic transaction between the resident of the reporting country and the resident of the foreign country during a given period of time. Balance of payment is a statement of double entry system for all economic transaction between resident of a country and the rest of world carried out in a specified period involving foreign payment. It is the summary of international transaction of a country for a given period. International transaction arises on account of the following: flow of goods, flow of services, flow of capital. The balance of payment of a country may also be defined as the record of country's source and usage of forex on account of international transaction. ये डेफिनेशन आपको जो है याद रखना है। एक तो ये है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन between the resident of the reporting country and the resident of the foreign country during a given period of time. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके कंपोनेंट क्या है? तो एक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी जो होगा वो हमारा विजिबल ट्रेड कहलाता है। तो क्वेश्चन आते हैं कि विजिबल ट्रेड क्या है? तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी जो है वो हमारा विजिबल ट्रेड है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो विजिबल आइटम्स होते हैं, और कंट्री स्पेंड फॉरेन करेंसी बाय इंपोर्टिंग गुड। these two are described as visible trade. Movement of goods between countries is known as the visible trade. Service given and received, that is non-factor service like shipping, banking, insurance, dividend, interest, tourism, वो सब इनविजिबल आइटम्स होगा। अनलिक्विडेड रिसीट्स जो कि फ्री में होते हैं, जिसके लिए कोई रीपेमेंट वगैरह की ऑब्लिगेशन नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट की तरह। इंक्लूड गिफ्ट, रेमिटेंस, डोनेशन, इंडेमनिटीज। इंडेमनिटीज वगैरह क्या है? जैसे साइक्लोन वगैरह है, उससे जो नुकसान हुआ उसको कवर करने के लिए जो है इंडेमनिटीज एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेनर्स बिकॉज द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिसीव देम फॉर फ्री। Nothing has to be paid in return at present or future for these receipts. It is similar to transfer payment. फिर आपका है कैपिटल रिसीट, बोरिंग, कैपिटल रिपेमेंट, सेल ऑफ एसेट, सेल इन स्टॉक ऑफ गोल्ड्स, रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी, वो आपका कैपिटल रिसीट्स है। ये चार आइटम्स आए। इसी तरह आपको अकाउंट ऑफ कंट्री बीओपी, अब यहां ध्यान रखिएगा, ये बीओपी अकाउंट है। आप लोग में जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, वो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट हैंड साइड में क्रेडिट। यहाँ उल्टा है, क्रेडिट सोर्स और लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट की जाती है। ये जो एक है कि आपका जो बीओपी बनेगा वो पूरा एक कंसोलिडेटेड है, इसका अलग से फिर नोट वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग बैलेंस शीट बनाते थे, शेयर कैपिटल, फिर उसका ब्रेकअप अंदर शेड्यूल बनाते थे, नोट्स बनाते थे, तो यही एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है। यहाँ पे एक फिगर आएगा। अब इसके लिए जो है शेड्यूल बनेगी, जिसे आप एनेक्सर भी कह सकते हैं। उस एनेक्सर में माइन्यूट डिटेल होगा कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स क्या है। अब एग्रीकल्चर गुड्स में हमारा आलू कितने का एक्सपोर्ट किया, प्याज कितने का किया, पल्सेस कितने का किया, राइस कितने का एक्सपोर्ट किया, वो होगा। फिर इंडस्ट्रियल गुड्स का होगा, फिर ड्यूरेबल गुड्स का होगा। तो ये सारा ब्रेकअप अलग अलग नोट में होगा, जिसका सम टोटल यहाँ पे एक फिगर आएगी। उसी तरह सर्विसेज का भी होगा, अनलिक्विडेड रिसीट और यूनिलैटरल ट्रांसफर होगा, और कैपिटल रिसीट। ऊपर के तीन जो है वो करंट अकाउंट के कंपोनेंट है। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्रेडिट लिखते हैं, सोर्स लिखते हैं, इधर एप्लीकेशन लिखते हैं, सोर्स और एप्लीकेशन। तो कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर और अनलिक्विडेटेड ट्रांसफर। So all transactions relating to goods, services, and unliquidated transfer constitute current account because they are flow items pertaining to a specific period of time. A deficit in current account of BOP indicates that the balance of current account is negative. It means the country has earned less forex than it has spent during the year. ये component of BOP, current account of BOP. Component of capital account जो होगा, जो लास्ट का जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? प्राइवेट ट्रांजैक्शन,
तो ये प्रायर ट्रांजेक्शन है दैट आर अफेक्टिंग एसेट एंड लायबिलिटी बाय इंडिविजुअल बिजनेस एक्सेट्रा अदर नॉन गवर्नमेंट एंटिटी, तो बाय इंडिविजुअल बिजनेसेस एक्सेट्रा, तो वो प्राइवेट ट्रांजेक्शन है। यहां भी वही है, ट्रांजेक्शन दैट आर अफेक्टिंग एसेट एंड लायबिलिटी, लेकिन बाय गवर्नमेंट एंड एजेंसी वो आपका ऑफिशियल ट्रांजेक्शन है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि आपने बाहर कोई एसेट परचेज किया, एट द सेम टाइम एक्वायरिंग द कंट्रोल ओवर इट, कंट्रोल ऑफ इट, वो आपका जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर डिवेंचर में आपने इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में, तो एसेट तो एक्वायर करते हो, लेकिन उस एसेट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे मान लीजिए रिलायंस के शेयर आपने या माइक्रोसॉफ्ट के शेयर परचेज किए, तो माइक्रोसॉफ्ट के एसेट में आपका क्लेम तो है, लेकिन उसके एसेट के ऊपर आपका जो है कंट्रोल नहीं है। वही इट इज द एक्विजिशन ऑफ एसेट विदाउट गेनिंग कंट्रोल ओवर द एसेट। एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इन द परचेज ऑफ शेयर्स इन फॉरेन कंट्रीज और बॉन्ड इशूड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। Purchase of asset in another country appears as a negative item as there is an outflow of forex. So BOP is the sum total of BOP of current account, BOP on current account and capital account. तो ये आपको जो चार जो कंपोनेंट्स हैं, ये चारों कंपोनेंट्स आपको याद रखना। प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इनके बीच में आपस में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट ट्रांजैक्शन जो है वो एसेट ट्रांजैक्शन दैट आर अफेक्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी बाय इंडिविजुअल बिजनेसेस एक्सेट्रा, मतलब गवर्नमेंट उसमें नहीं इन्वॉल्व होगी। ऑफिशियल में गवर्नमेंट के द्वारा जो एसेट और लायबिलिटीज में इफेक्ट होता है वो होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, एसेट परचेज करते हैं और साथ साथ कंट्रोल ओवर इट भी होता है। पोर्टफोलियो में एसेट तो परचेज करते हैं लेकिन विदाउट गेनिंग ए कंट्रोल ओवर द एसेट। नेक्स्ट इसके आगे बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी वैल्यू, द है ये, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड। बैलेंस ऑफ ट्रेड नीड नॉट ऑलवेज बी बैलेंस। The value of export is more than the value of import. BOT is said to be favorable. In case value of export कम है, value of import ज्यादा है, तो वो नेगेटिव होगा, एडवर्स होगा। और अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है तो वो आपका जो है BOT जो है is said to be balanced. In BOT, income from services are excluded. नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक बार पढ़िए इसको। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, शो द मनी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम ओनली। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपका सिर्फ विजिबल आइटम ली जाती है, वाइल बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है विजिबल आइटम एज वेल एज यूनिलैटरल और इनविजिबल आइटम भी होती है। Does not record capital nature, नहीं कैपिटल नेचर नहीं रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन बीओपी में कैपिटल नेचर भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी फेवरेबल, अनफेवरेबल और इन इक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा जो है वो आपका मेंटेन होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, जिससे हम लोग बिलो द लाइन और अबव द लाइन आइटम की बात आती है। तो ये तीन डिफरेंस है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑटोनोमस आइटम, accommodating item in BOP, above the line and below the line item. Autonomous item or above the line item in the BOP refer to the international economic transaction that take place due to some economic motive. Automotive transactions are independent of the state of country BOP. Accommodating item below the line है economic transaction that occur because of other activities in the BOP. The official settlement are seen in the accommodating item in order to keep BOP identity.
Such transactions are in nature of compulsory transaction to balance the imbalance in BOP. ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑटोनोमस आइटम, एकोमोडेटिंग आइटम या अबव द लाइन, बिलो द लाइन। जो हम लोग बीओपी देखे थे उसमें शुरू के जो 3 है ये आपका अबव द लाइन है और ये ऑटोनोमस आइटम्स होंगे। नीचे का जो है वो आपका एकोमोडेटिंग आइटम बनेगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये आप लोग देख लेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। एक बार पढ़िए इसको। डिवैल्यूएशन जो होता है नॉर्मली फिक्स एक्सचेंज रेट जब होता है तभी होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा तो होगा। इन दोनों से सिमिलरिटी क्या है? बोथ डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन मेक्स डोमेस्टिक गुड चीपर ऑफ द फॉरेनर। इसके बाद ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन सब नहीं करना है। एक है व्हाट इज फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, a system under which a country are required to maintain stock of gold reserves equal to 1/4 of its paper currency, वो आपका फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहलाता है। 1/4 ऑफ द पेपर करेंसी वो आप गोल्ड के रूप में रखेंगे। टू टायर एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? टू रेट, हायर रेट फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन, हायर रेट ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन और लोअर रेट फॉर कैपिटल ट्रांजेक्शन। यही आपको कुल मिलाकर इसमें चैप्टर में है। बाकी इस पे जो क्वेश्चंस हैं और बजट का जो क्वेश्चंस है वो मैं अलग से आप लोग को लिखवा दिया करूंगा। अभी जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो अभी इसमें था पेपर में, अभी जो कैम्ब्रिज के पेपर में आया है, किन लोगों ने उस पेपर को देखा है? एनीबॉडी? ठीक था पेपर? एनी कमेंट? शानदार। देखिए इस पेपर में मैं जस्ट व्यू दे रहा हूं आप लोग को। इस पेपर को भी आप लोग प्रिपेयर करेंगे। कुछ चीज तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और कुछ जगह जो है जैसे एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। एक इस टाइप का क्वेश्चन जैसे पैसेज का है और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन देना है 7 to 10। अब इसमें क्या है कि कुछ बच्चे देखकर ही घबरा जाते हैं। अरे कुछ नहीं है, बचपन में इंग्लिश पढ़े थे या अभी भी पढ़ रहे हैं, कंप्रीहेंशन पैसेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वही चीज है इसमें। ये आपको पैसेज दिया है, इसी पैसेज के बेस पे विच स्टिमुलस पैकेज वाज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर,
ये आपको क्वेश्चन सब जो है पैसे से ही निकलेगा, ठीक है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टुडे अनाउंस्ड लॉन्ग अवेटेड स्टिमुलस पैकेज अहेड ऑफ दिवाली। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण रोल्ड आउट 12 स्टिमुलस मेजर टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको पढ़ना है, पैसेज है, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लो। Why stimulus package was announced by finance minister? How many stimulus measures was rolled out to boost the employment in formal and informal? Define deficient demand. ये तो जनरल आपका क्वेश्चन है, deficient demand. और state any one fiscal measure to correct the situation of deficient demand. डिमांड कम है इकोनॉमी में, लोगों के पास मनी की सप्लाई बढ़नी चाहिए, गवर्नमेंट खर्चे करे, ये सारी बातें आती है। 12 stimulus measure to informal, boost a housing infrastructure, enhancing age of doing business, extending the deadline of credit line guarantee scheme, government ने गारंटी दी थी। Address comes a day after the government announced a new production linked incentive under another 2 lakh crore. Production link incentive PLI, production link incentive scheme for 10 major manufacturing sectors. The government also concentrated on announcing some fixed project collateral and boosting employment in the country. Finance Minister today announced an additional outlay of 80,000 crore in Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, which will help around 12 lakh. तो ये सारे पे क्वेश्चंस आपको दे दें। अब इस पेपर में बड़ी अजीब सी चीज आपको देखने को मिलेगी कि आपको जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते थे, वैल्यू एडेड, ये सब इनकम एडेड एक्सपेंडिचर, वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे कैलकुलेट रियल नॉमिनल जीएनपी डिप्लेटर एंड आल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट, ये क्वेश्चन है, थोड़ा हटकर है। नॉर्मल जो आते रहे हैं उससे हटकर ये क्वेश्चन है 16, जनरल क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अभी ये क्वेश्चन के लिए पूछा गया है, मैं जरा देख लूं कौन सा क्वेश्चन की बात हो रही है। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 ऑप्शन ये है आपका ABCD, इनमें से चूज करना है ABCD। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion A and reason R, choose one of the correct alternative given below। लैक ऑफ ट्रेनिंग, जवाब आप लोग को देना, फटाफट बताइएगा। लैक ऑफ ट्रेनिंग इन फार्मिंग एक्टिविटी लीड टू लो प्रोडक्टिविटी and growth of agriculture in India। Reason है reforms in India focus upon development of industry which fail to generate enough employment। जब दिक्कत आए तो इसमें से जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसको आउट करना रखो, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। मैं चाहूंगा पहले आप लोग जवाब दें। क्या होगा? चंद्रा, क्या दिक्कत, इसमें क्या दिक्कत आई है तुम्हारे को? सर मेरे को बी और सी में कंफ्यूजन था, क्योंकि मेरे को लगा रिफॉर्म्स तो एग्रीकल्चर में भी थे, तो फिर इंडस्ट्री।
देखो, और कोई जवाब देना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे लैक ऑफ ट्रेनिंग, आपके पास जो ऑप्शन है, लैक ऑफ ट्रेनिंग इन फार्मिंग एक्टिविटी लीड टू लो प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये तो सही बात है, ठीक है। तो असर्शन तो करेक्ट है, तो करेक्ट, तो फॉल्स वाले जो है वो तो गए, डी तो आपका हट गया। अब ए बी सी तीनों में ए आपका असर्शन जो है वो सही है। अब रीजन पे आइए, तो ये डी तो नहीं होगा, डी तो क्लियर है कि डी नहीं होगा। अब जो लैक है उसका रीजन जो है वो ट्रेनिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने फोकस किया था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एक्सेप्ट द फर्स्ट प्लान हम लोग डेवलपमेंट इंडस्ट्री के ऊपर चले गए, विच फेल टू जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो है आपका रीजन भी, मतलब जो आर जो है वो सही है, तो ये आर भी सही है, जो है आर भी सही है, लेकिन जो आर ये आपका ये आर ट्रू, बट आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का ये जो ऑप्शन है वो इसका तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लैक ऑफ ट्रेडिंग फार्मिंग एक्टिविटी सिर्फ इसके कारण नहीं थी क्योंकि हमने उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया था, तो ए ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, ट्रू तो है, लेकिन रीजन आर इज नॉट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। और फिर इसके बाद जो है बोथ ए एंड आर ट्रू, रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन तो यहां पे आपका तो सी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें आर जो है वो फॉल्स कह रहा है, आर फॉल्स कह रहा है, तो डी है, तो आपके पास बी ही सिर्फ बचा। लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हम पूरी तरह से इस पे नहीं कह सकते कि लो प्रोडक्टिविटी इसी कारण से नहीं है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, बल्कि हमारी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर में नहीं हमने किया, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड नहीं किया था शुरू में। और भी इसमें जो है लो प्रोडक्टिविटी का कारण ये भी होता है ट्रेनिंग के अलावा, बाकी जो है जो क्लाइमेट पर डिपेंडेंट जो है वो भी एक रीजन है लो प्रोडक्टिविटी का। तो इसलिए आपके पास जो है बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, बेस्ट ऑप्शन। बोलिए कोई दिक्कत? ओके सर। उसके बाद ये आपका 24 से 27, ये भी देखो, ऐसे देखकर बच्चे घबरा जाते हैं पेपर में। ये पेपर में कुछ नहीं है, आपको ये पैसेज दिया, इसके ऊपर से आपको देखा डिफाइंड जीडीपी, इस पैसेज से कोई मतलब आप जीडीपी को सीधा डिफाइन कीजिए नॉर्मल, कितने मिलियन में पुश बैक टू पॉवर्टी लाइन, ये इस पैराग्राफ में दिया होगा 120 मिलियन। अब ये जो है ये कुछ भी नहीं था पेपर में, इसी को लोग कहते हैं केस स्टडी आ गया, यानी क्या केस स्टडी है, ये कुछ आपको सिचुएशन दिया उसी पे आपको आंसर देना है। ये तो इंग्लिश के पेपर ज्यादा हो गए, इकोनॉमिक्स के कम है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, कितने लॉस्ट है मिलियन जॉब, तो यहाँ पे आपको 120 मिलियन जॉब या कुछ इस तरह है, 135 मिलियन जॉब है ना, 135 मिलियन जॉब या 120 मिलियन जॉब, प्री के नंबर है। इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ा तो काम चल जाएगा। तो बाकी जो है ये सब क्वेश्चन सब ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले ज्यादा रिस्क होते हैं। तो पेपर्स जो है वो आप लोग को कर लेना है, और जहां भी कोई दिक्कत होगी वो आप पूछेंगे। जिन लोग के स्कूल में एग्जाम होते जा रहे हैं, पेपर आप लोग अपलोड करते जाइए, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देखते हो तो उससे थोड़ा सा हमारा लेवल ठीक हो जाता है, अपने आप को हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। जैसे ये पेपर था, इस पेपर में मेरे को नहीं लगता किसी क्वेश्चन में दिक्कत आनी चाहिए, वैसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले थोड़ा ध्यान रखना होता है, उसी में गड़बड़ी ज्यादा होती है, उसकी एक्सप्लेनेशन सही सही आपको देना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास जो है एज पर शेड्यूल है। थैंक यू।